हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा है आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं सुरेंद्र कुमार इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। इस चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कसाबी का और पक्षमाप क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और इसके कार्य क्या है। दोस्तों, आज मैंने आपको ये समझाने के लिए सबसे पहले बोर्ड पर जो बातें आपको बतानी है उसको लिख दिया, अंकित कर दिया है, ताकि अपने कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। और ये जो चित्र यहाँ पर बनाया है ये कसाबी का की संरचना का चित्र है। संरचना भी आपको चित्र के माध्यम से बता दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है वो देखिए, यहाँ लिखा है सीलिया एंड फ्लेजिला, यानी जो पक्षमाप और कसाबी का है वो सूक्ष्म रोम समान संरचना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कसाबी का हो चाहे पक्षमाप हो, ये ऐसी एक कोशिका का द्रव्यात्मक प्रवर्ध होता है और इसी को अपने जिसका जो निर्माण है वो एक्टोप्लाज्म से होता है और इस संरचना को नाम दिया जाता है कसाबी का या फिर पक्षमाप नाम दिया जाता है। कसाबी का या फिर पक्षमाप कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो संरचना है वो क्या है, रोम समान संरचना होती है। किस समान? रोम समान संरचना होती है। ये कोशिका के यानी सेल के बाहरी सतह पर स्थित होते हैं, यानी कोशिका से बाहर निकले हुए संरचना होती है, बाहर निकले हुए होते हैं ये, पक्षमाप हो चाहे कसाब हो। अब देखिए, सबसे पहले इस कसाबिका के बारे में जो जानकारी देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? ईगलमैन थे, जिन्होंने 1868 में ये इसके संदर्भ में जो है सबसे पहले जानकारी दी। तो कसाबिका के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी दी ईगलमैन ने। किसने दी दोस्तों? ईगलमैन ने। कब दी? 1868 में। कब दी थी? 1868 में ईगलमैन ने इसके बारे में बताया। शुक्राणु के कसाबिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है जेनसन। क्या नाम है दोस्तों? जेनसन, जिन्होंने 1887 में यह बताया कि शुक्राणु में जो गति होती है वो कसाबिका के माध्यम से होती है। और कसाबिका के बारे में यानी शुक्राणु में जो कसाबिका है उसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जेनसन। क्या है नाम दोस्तों? जेनसन। तो नेक्स्ट चलते हैं। सीलिया एंड फ्लेजिला में आकार में भिन्नता होती है। मित्रों, इसमें जो आकारिकी है या फिर इसकी जो कार्यकी है, चाहे सीलिया फ्लेजिला दोनों जो है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती, केवल आकार में भिन्नता होती है। तो अपने बात कर लेते हैं इसके आकार की। कसाबिका जो है वो लंबी होती है आकार में और जो पक्षमाप है वो छोटे प्रवर्ध होते हैं। अब देखिए आगे, ये उपांग प्राय प्रचलन में सहायक होते हैं दोस्तों। प्रचलन मतलब गमन, यानी बहुत सारे जीव जो है, जिसके अंत में अपने बात करेंगे, उदाहरण में आपको बताऊंगा। तो कुछ लार्वा में भी है, यानी ये सीलिया जो है या जो कसाबिका है इसके माध्यम से इसमें क्या होता है, गमन होता है, यानी गति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी उत्पत्ति क्या है? इसकी उत्पत्ति तो दोस्तों, कोशिका में जो बेसल बॉडी पाई जाती है, आधार का यानी एक छड़ के समान गोलाकार संरचना होती है जिसको आधार कणिका कहते हैं। इस आधार कणिका से कसाबिका और पक्षमाप की जो है उत्पत्ति होती है दोस्तों। तो इसकी उत्पत्ति स्थल है, भाग है, स्थान है, वो क्या है? आधार काय से, बेसल बॉडी से इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी दोस्तों? कसाबिका और पक्षमाप की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसकी स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं? इसकी संरचना की बात करते हैं। तो संरचना बोर्ड पर आप देख सकते हो, मैंने बनाया इसको, यानी कसाबिका की आंतरिक संरचना ये बनाई गई है। इस चित्र के माध्यम से आपको संरचना बताएंगे, लेकिन संरचना इस चित्र के माध्यम से पढ़ें, अध्ययन करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती है। तो आइए देखते हैं, इसको भी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ध्यान दें। संरचना क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? संरचना। इसकी संरचना में मुख्यतः दो भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से, ध्यान दें। पहला आपको भाग याद रखना है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्मिक शीट। क्या याद रखना है? प्रोटोप्लाज्मिक शीट। और दूसरा आपको याद रखना है एक्सोनिमा या एक्सियल फिलामेंट। एक्सोनिमा या फिर एक्सियल फिलामेंट यानी केंद्रकीय तंतु, और बाहर वाला जो है प्रोटोप्लाज्मिक शीट। तो दो चीजें आपके, दो बातें याद रह जाएगी। पहला आपका हो गया प्रोटोप्लाज्मिक शीट और दूसरा एक्सोनिमा या फिर एक्सियल फिलामेंट। अब देखो चित्र में ध्यान दें, ये बाहर का आप जो आवरण देख रही है, दोहरा आवरण, देखिए दोहरा आवरण, ये जो दोहरा आवरण है ये क्या है?
प्रोटोप्लाज्मिक शीट है। क्या है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्मिक शीट है, बाहर वाला आवरण। ये जो बाहर का दोहरी झिल्ली सॉरी दोहरी सतह जो है, तो ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक शीट है। अब देखिए इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये जो है फिलामेंट्स, तंतु युक्त संरचना है। तो ये जो संरचना है इसको क्या नाम दिया जाता है? एक्सोनिमा या फिर एक्सियल फिलामेंट। पढ़ेंगे आगे, देखिए पहला भाग आ गया प्रोटोप्लाज्मिक शीट, यानी दोहरा बाहरी आवरण है। क्या है दोस्तों? दोहरा बाहरी आवरण है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, एक्सोनिमा एक्सियल फिलामेंट। देखिए इसमें 11 अनुदैर्ध्य तंतु होते हैं दोस्तों। कितने? 11 अनुदैर्ध्य तंतु होते हैं। तो आपको याद रखना है कितने तंतु होते हैं? 11। अब 11 कौन कौन से होते हैं? एक्सोनिमा की बात कर रहा हूं, ध्यान दें। ये संरचना देखें आप। अब इसमें देखिए ये जो आप सेंट्रल पार्ट्स देख रहे हो, ये जो इसका सेंटर भाग देख रहे हो दोस्तों, इस सेंटर भाग में मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिखा है 1 और 2, 1 और 2। इसके अंदर 2 यानी 1 और 2 छोटे सूक्ष्म तंतु है, 2 है। और इस दोनों तंतुओं के बाहर यहाँ पर जो आवरण है, जिसको केंद्रीय आवरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? केंद्रीय आवरण। तो यानी इसके सेंटर पार्ट्स में कितने तंतु है? कितने फिलामेंट है? 2 तंतु है। कितने हैं दोस्तों? 2। अब देखिए इस केंद्रीय तंतु से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9। इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियल स्पोक। कितने हैं रेडियल स्पोक? कितने हैं दोस्तों? 9 है। कितने हैं? 9 तंतु है ये भी। तो यानी इसकी संरचना को अपने लिखते हैं, यानी बाहर कितनी है? 9 और अंदर आंतरिक भाग में कितनी है? 2। तो यानी 9 प्लस 2 टोटल कितने हो गए दोस्तों? 11 फिलामेंट हो गए। यानी इसमें 11 अनुदैर्ध्य तंतु होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 11 अनुदैर्ध्य तंतु होते हैं। शायद आपके समझ में आ गया होगा। सेंटर पार्ट्स में 2 है और परिधीय यानी इसका जो पेरिफेरल भाग होता है बाहर वाला, तो इसमें कितने हैं? 9 है परिधीय तंतु में। अब ध्यान दें इसमें 11 अनुदैर्ध्य तंतु होते हैं। अब देखो माइक्रोट्यूबल्स में 9 प्लस 2 व्यवस्था होती है। ये जो सूक्ष्म तंतु संरचना है, इसमें ये जो इसका जो एक्सोनिमा पार्ट्स, इसमें कौन सी व्यवस्था होती है? 9 प्लस 2 व्यवस्था होती है। यानी 2 प्लस 9 यानी 2 सेंटर में और 9 परिधि की ओर तंतु व्यवस्थित होते हैं। ध्यान दें माइक्रोट्यूबल्स में माइक्रोट्यूबल्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? माइक्रोट्यूबल्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर आपको याद रखना है केंद्रीय। कौन सा भाग? केंद्रीय। और दूसरा भाग आपको याद रखना है परिधीय। यानी केंद्रीय माइक्रोट्यूबल्स और दूसरा परिधीय माइक्रोट्यूबल्स। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। केंद्रीय माइक्रोट्यूबल्स जो है, देखिए संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। यानी ये जो बीच वाला है ये पूरा पूरा, ये कितने हैं? केंद्रीय माइक्रोट्यूबल्स जो है सूक्ष्म तंतु की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है दोस्तों। कितनी? 2 होती है। अब ध्यान दें केंद्रीय आवरण से घिरे होते हैं दोस्तों। क्या है? केंद्रीय आवरण से घिरे होते हैं। तो ये रहा केंद्रीय आवरण। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? पूरा का पूरा केंद्रीय आवरण है। तो इसका जो बीच वाला जो आवरण है इन दोनों तंतुओं को घेरे हुए, ये क्या है? केंद्रीय आवरण होता है। और ये देखो केंद्रीय जो माइक्रोट्यूबल्स है ये किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं दोस्तों? तो डायलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं? डायलिन। और आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि डाई मतलब 2 होता है दोस्तों। तो उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। यानी डायलिन, डाई मतलब 2 होता है। तो 2 अंदर के जो सूक्ष्म तंतु है वो किसके बने होते हैं? कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? तो आप याद रख सकते हो डायलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं परिधीय। क्या है? परिधीय। परिधि की ओर है। क्या है? परिधि की ओर यानी मतलब सेंटर में नहीं है। सेंटर में जो नहीं है मतलब 9 है। 9 इन सेंट्रल यानी केंद्र में जो नहीं है तो उनकी संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है दोस्तों? 9 है। यानी देखो और ये है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहाँ 7 है, 7 8 9 9 हो गए। अब देखिए 9 फिलामेंट ये जो स्पोक निकले हुए हैं अनुदैर्ध्य जो तंतु है, इसके आगे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ए बी ए बी ए बी ए बी, सभी पर ए बी है। जो कि हमने जो तारकाय की संरचना पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा था 9 जो स्पोक निकले और उसके आगे उपतंतु जुड़े हुए थे। तो इसमें जो उपतंतु है 2 है। वहां पर हमने वैसे 3 पढ़ा था,
3 उपतंतु जुड़े हुए थे। यहाँ पर कितने उपतंतु है? 2 है दोस्तों, और उसको नाम दे दिया ए बी ए बी ए बी। क्या है? ए बी। देखिए परिधीय जो माइक्रो ट्यूबल्स है उस संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं। एक द्विक के रूप में होते हैं। एक द्विक का मतलब ये है कि 2 है, यहाँ पर 2 फिलामेंट, ये जो माइक्रो ट्यूबल्स उपतंतु जो है वो जुड़े हुए हैं। कितने? 2 है। तो द्विक के रूप में होते हैं, 2 उपतंतु होते हैं। कौन कौन से? ए व बी, यानी ए और बी। दोस्तों समझ गए होंगे। यानी यहाँ 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो प्रत्येक के ठीक परिधि की ओर यहाँ पर ध्यान दें, ए और बी, ए और बी। अब देखो ए और बी, यहां मैंने लिखा देखो सब फाइब्रल्स। क्या है? सब फाइबर, ए और बी। अब आपको दोस्तों याद रखना है कि ये ए अंदर होता है या बाहर होता है, बी अंदर होता है या बाहर होता है। तो उसके लिए भी आपको, यानी हम भूल जाएंगे कि अंदर कौन है, कौन सा उपतंतु है और बाहर कौन सा है। तो आप इस तरीके से याद रख लेना दोस्तों कि बी से ब बनता है यानी बाहर की ओर, ए से ए बनता है यानी अंदर की ओर। तो ए अंदर की ओर होगा और बी वाला बाहर की ओर होगा। तो देखिए ए व बी, ए आंतरिक व बी बाहर स्थित होता है। ए आंतरिक और बी बाहर की ओर स्थित होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये व्यवस्थित संरचना होती है इसके सेंट्रल पार्ट्स में, यानी एक्सोनिमा में एक्जल फिलामेंट्स इस तरीके से जो व्यवस्थित होते हैं। अब ध्यान दें दोस्तों, परिधीय माइक्रोट्यूबल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन का नाम भी आप याद रख लेना, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और मैंने आपको तारकाय में भी मैंने संरचना में बताया था कि ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जो कसाबी का है या फिर जो पक्षमाभ है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो कार्य मेन बात करें, मुख्य रूप से बात करें तो इसका काम गमन का होता है, यानी प्रचलन में इसका काम होता है, कार्य करता है। ये प्रचलन में सहायक है, गमन में सहायक होता है, गमनांग होता है जंतुओं के अंदर, ये गमनांग के रूप में काम करता है, गमनांग के रूप में। तो देखिए गमन में सहायक होते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से जंतुओं में, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखी है। प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य है उसमें होते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो सदस्य है तो उसमें ये कसाबिका और पक्षमाभ है वो क्या होते हैं? गमनांग का काम करते हैं। इसके अलावा देखिए एनेलिडा जो संघ है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, इसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा जो अवस्था होती है उसमें भी ये जो गमन में सहायता करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये इसके कुछ मेन कार्य है। अब थोड़ी बात ये आती है कि जो कसाब और पक्षमाभ है, आपको याद रखना होगा कि जो कसाब है वो संख्या में बहुत कम होती है। क्या होती है दोस्तों? ये जो कसाबिकाएं होती है ये संख्या में क्या होती है? संख्या में कम होती है। संख्या इसकी क्या होती है? कम। जबकि पक्षमाभ बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। अब देखिए ये जो कसाबिका और पक्षमाभ है ये गति कैसे करते हैं? तो इसमें विस्पंदन होता है। इसमें क्या होता है? विस्पंदन होता है, और उसके द्वारा जो है ये जीवों को गति करवाने में सहायता करते हैं। कुछ और मेन मुख्य बातें मैंने लिखी अंत में, ध्यान दें। मैंने यहाँ लिखा है मेटाक्रोनस। क्या लिखा है दोस्तों? मेटाक्रोनस क्या है? मेटाक्रोनस। और दूसरा मैंने यहाँ शब्द लिखा है सिनक्रोनस। क्या लिखा है दोस्तों? सिनक्रोनस लिखा है, सिनक्रोनस लिखा है। तो क्या है ये? मैं आपको बता दूं कि मेटाक्रोनस ये है, ध्यान दें, एक कतार की सीलिया, यानी जो जीव होगा, जंतु होगा, उसकी पूरी जो सेल है, सेल के ऊपर अधिक संख्या में पक्षमाभ उपस्थित होते, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया कैसे गति करें? ध्यान दें, एक कतार की सीलिया एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक यदि विस्पंदन करता है तो उसको अपने क्या कहते हैं? मेटाक्रोनस गति कहते हैं, यानी मेटाक्रोनस कहते हैं। पक्षमाभ में होने वाली ये गति है, विस्पंदन कैसे होता है? तो ये क्या है? मेटाक्रोनस है। ध्यान दें एक बार और, मेटाक्रोनस एक कतार की सीलिया एक के बाद एक विस्पंदन करता है, एक के बाद, यानी एक कतार में है, एक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से एक के बाद एक यदि विस्पंदन करे तो वो होता है मेटाक्रोनस। अब देखिए सिनक्रोनस क्या होता है? एक कतार के सभी सीलिया
एक कतार में सील, या सभी सील एक ही साथ में मतलब क्या करे, विस्पंदन करे, क्या करे, विस्पंदन करे, तो उसको अपने क्या कहते हैं, सिनक्रोनस कहते हैं। तो ये है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। बाकी मैं आपको थोड़ा अंत में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान दें कि ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा जो चित्र आपको दिखाया गया ये क्या है, कशाभिका की आंतरिक संरचना है। इस आंतरिक संरचना में ये जो बाहर वाला जो पार्ट है, ये बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मिक शीत है। प्लाज्मिक शीत का जो आंतरिक वाला जो भाग है ये क्या, एक्सोनीमा है। ध्यान दें, ये देखिए ये जो सेंट्रल पार्ट्स है यहाँ मैंने लिखा है सेंट्रल फाइबर्स। उसके बाद में देखिए ये जो परिधीय तंतु निकले हुए हैं 9, उसके आगे जो है 2 उपतंतु और जुड़े हुए हैं, इसमें ए और बी है, तो ए आउटर फाइबर्स, ए और बी जो इसको आउटर फाइबर्स बोलते हैं, यानी बाहर की ओर है। इसलिए इन दोनों तंतुओं को यानी आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कनेक्टिव बिटवीन आउटर डबल फाइबर्स, यानी इनको जोड़ने के लिए जो बीच का ये बताया गया, यानी बाहर और अंदर जो भी ये उपतंतु है इनको जोड़ा गया, जोड़ने वाले, तो कनेक्टिव बिटवीन आउटर डबल फाइबर्स, यानी बाहर के जो दोनों तंतु है उनका ये संधि स्थल कह सकते हैं, संधि है, जुड़ाव स्थल, जुड़ाव भाग है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है, यहाँ लिखा हुआ रेडियल स्पोक अनुदैर्ध्य जो तंतु है वो कितने 9 है। उसके बाद में यहाँ पर अंदर ये जो संरचनाएं आप देख रहे हो यहाँ भी होनी चाहिए थी, ये जो है ये आंतरिक, तो यहाँ लिखा हुआ है इनर आर्म, क्या है, आंतरिक भुजा है इन तंतुओं की। और ये जो यहाँ बाहर आप देख रहे हो ये वाला, ये तो ये वाला, ये तो ये क्या है, आउटर आर्म होती है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो आपके ये स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। मैंने आज का ये जो टॉपिक आपको करवाया, इसका आशा है मुझे कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो ये चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे बेहतरीन वीडियो मैं उपलब्ध करवा सकूं। और मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिखाया जाता है उसको आगे मेरी जो लिंक है अन्य दोस्तों को, मित्रों को भेजें, ताकि इस कठिन दौर में घर पे बैठे जो विद्यार्थी है वो आसानी से पढ़ सके। और कोरोना से बचाव ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यदि हम स्वयं अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए तो हमारा जो पूरा इंडिया, हमारे जो गवर्नमेंट्स जो हमारे लिए प्रयास कर रही है बचाव के लिए, उनका हमारे कोई भी इसका जो लाभ हम नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।